नमस्कार दोस्तों, कुमार कौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। और समान अध्ययन के तहत हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में एंशिएंट का पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। एंशिएंट के इतिहास में हमने एक सीरीज पूरी आपको बताई है, टॉपिक वाइज टॉपिक, शुरुआत से हड़प्पा के उदय से लेकर के पूरे की पूरी वीडियोस, पूरा एंशिएंट का क्रमवार विवरण हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। आप जाकर के उसको देख सकते हैं, पीछे का वीडियो। आज की गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य की बात हम लोग कर रहे हैं। मौर्यों के पतन के बाद हमने मौर्योत्तर काल पढ़ाया और उसके बाद हमने गुप्त शासकों की चर्चा की। तो इसमें आपको ये बताया गया था कि गुप्तों का जो उदय है वो एक कुषाणों के सामंत के रूप में हुआ था। कैसे हुआ था? तो गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पीछे वाला मैं रिवाइज करवा दूं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू हो रहा हूं। मौर्यों के पतन के बाद भारतीय राजनीति थोड़ी सी विखंडित, थोड़ी का मतलब पूर्णतः विखंडित हो गई थी और एक ऐसे केंद्रीकृत सत्ता का अभाव हुआ और क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। इसी के बाद कौशाम्बी में, इलाहाबाद के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिसे कौशाम्बी के नाम से आप जानते हैं। तो कौशाम्बी में कुषाणों का शासन हुआ करता था और वहीं कौशाम्बी के रहने वाले थे गुप्त, जो कुषाणों के सामंत के रूप में काम करते थे। और उन्हीं का एक शासक हुआ जिसका नाम था श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त को ही कहा जाता है कि श्रीगुप्त जो है वो इस गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है। तो पहला शासक बात हुई थी आपसे, जिसका नाम बताया गया था श्रीगुप्त। इसका उत्तराधिकारी बताया गया था घटोत्कच, इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच बताया गया। और तीसरा शासक जो है वो बताया गया था आपको चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये तीन शासकों पर हमने चर्चा किया था और बताया था कि जो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त वास्तव में इसका नाम श्री था। इसका नाम क्या था? श्री था। और इसने गुप्त की उपाधि लगाई हुई थी। ये नाम इसका केवल श्री था और इसने गुप्त की उपाधि लगाई हुई थी। कालांतर में इसके उत्तराधिकारियों की तरफ से भी गुप्त नामांत प्रयोग किया गया। तो ये जो है श्रीगुप्त, ये इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। घटोत्कच के बारे में एक चीज आपको ध्यान देना है कि प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में, प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में इसको आदिराज कहा गया है। किसको? घटोत्कच को। चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको यह जानना है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये इस वंश का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक है किसका? गुप्त साम्राज्य का। जिस तरह से श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को स्थापित किया और उसके साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य जो है इसको एक बेहतर आयाम पे स्थापित करने का कार्य किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, जिस कारण इसे कहा जाता है कि यह वास्तविक संस्थापक था। इसके बारे में एक चीज और आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया और लिच्छवी राजकुमारी हुआ करती थी कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी। और इसी कुमार देवी के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, अर्थात इसी के साथ इसने विवाह किया। और विवाह करने के उपलक्ष्य में इसने कई तरह के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कई प्रकार के इसने सिक्के जारी किए। कौन कौन से सिक्के जारी किए? जैसे कहा जाता है कि इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए, इसने दाम्पत्य प्रकार के सिक्के जारी किए, दाम्पत्य प्रकार के सिक्के जारी किए, इसने कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए, कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए। दाम्पत्य प्रकार के सिक्के को ही विवाह प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। कुमार देवी प्रकार का सिक्का, राजा रानी प्रकार का सिक्का, इस तरीके से कई प्रकार के इसने सिक्के जारी किए और एक महत्वपूर्ण साम्राज्य को स्थापित करने का
सार्थक प्रयास किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो पिछले वीडियो में मित्रों इतनी चर्चा हो चुकी थी। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इनके बाद अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन से शासक आते हैं और किस तरीके से इनकी राजनीतिक व्यवस्था एक स्थायित्व को प्राप्त करती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। परीक्षा उपयोगी जो आपके यूपी पीसीएस में और इससे जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम हैं, किसी भी राज्य के किसी भी स्टेट के जो आयोग हैं उनके द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उनमें जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उनको हम समेटने का प्रयास करेंगे। और मेरा दावा और वादा दोनों है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से आखिरी तक और पूरे लेक्चर्स को आप अटेंड कर रहे हैं, तो पूरे भारत में जो भी एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, चाहे वो आपके एसएससी लेवल के हों, चाहे वो बैंक के हों, रेलवेज़ के हों, या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो यूपीपीएससी यूपीएससी की, या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, ये मेरे लेक्चर्स उसमें समान रूप से उपयोगी होंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के बाकी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहती है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अब बेल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक हमारी। आज हमें जिस पर बातचीत करनी है वो हमारा जो अगला शासक होगा, जो अगला होगा शासक हमारा, उसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी के तौर पर 335 से लेकर 375 ईस्वी तक, 335 से 375 ईस्वी तक यह एक मजबूत शासक के रूप में शासन करता है। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपाधियों से सवाल आपसे पूछे जाते रहते हैं। समुद्रगुप्त की उपाधियां क्या क्या है, यहाँ पे आप जरा सा देखेंगे कि समुद्रगुप्त की उपाधि क्या क्या है। उपाधियां, क्योंकि उपाधियों से इसके अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो उपाधियों के तौर पर अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है पराक्रमांक। एक उपाधि इसकी है पराक्रमांक। इसके बाद एक उपाधि इसकी है अप्रतिरथ। अप्रतिरथ, इसी को कहते हैं कविराज। अप्रतिरथ कविराज। इसी के साथ साथ इसको लिच्छवी दौहित्र भी बोला गया है। लिच्छवी दौहित्र। तो ये कुछ इसकी प्रमुख उपाधियां हैं समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त की उपाधियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान देंगे कि जो समुद्रगुप्त की उपाधि की बात हम कर रहे हैं, जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति या इसी इलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है। समुद्रगुप्त ने स्वयं को क्या बोला? लिच्छवी दौहित्र कहा है। और लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है कि यह लिच्छवियों का नाती था। नाती का मतलब पुत्री का पुत्र था। इसके पहले अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि साम्राज्य विस्तार के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था और उस वैवाहिक संबंधों के आधार पर कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में हो जाता है कि समुद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का उत्तराधिकारी था।
ठीक है। इसके बारे में एक बात यह भी प्रसिद्ध है कि कुछ समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन सिक्कों पर हमको एक उपाधि मिलती है, एक नाम लिखा मिला है कांच। अगर किसी भी सिक्के पर हमको कांच उत्कीर्ण मिला है तो कुछ इसमें थोड़ा सा दिखेगा कि जो कांच नाम का उल्लेख किया गया है कुछ सिक्कों पर जो समुद्रगुप्त का समकालीन है, तो कुछ विद्वानों का की ये धारणा है कि ये जो कांच है ये समुद्रगुप्त का ही नाम था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ये दावा किया है कि ये समुद्रगुप्त के पहले उसका उत्तराधिकारी था बड़े भाई के तौर पर। चूँकि इसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीते जी ही समुद्रगुप्त को सत्ता सौंप दी बड़े भाई को इग्नोर करते हुए, जिससे बाद में कांच नाम के बड़े भाई से समुद्रगुप्त का संघर्ष हुआ होगा और उस संघर्ष में कांच पराजित हुआ और समुद्रगुप्त क्या उसमें विजयी हुआ। तो इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त उसका उत्तराधिकारी बन के गद्दी पर बैठता है। इसके कुछ सिक्कों पर एक और बात इसमें आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। जैसे अगर हम इसे एक सिक्का मान लें और ये हम समझ ले रहे हैं कि ये समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त इस तरीके से बैठा हुआ है और इसके हाथ में एक इस तरह से बीड़ा रखा हुआ है जिसको लेकर के ये बजा रहा है। तो इस तरह से एक सिक्के पर बीड़ा वादन करते हुए इसको दिखाया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि यह संगीत प्रेमी था या वीणा प्रेमी था। ठीक है, इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, वीणा प्रेमी, या इसी को एक और नाम दिया जाता है संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी। इसका मतलब है, अगर आपसे ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, सिक्कों के रूप में भी इंपॉर्टेंट है कि किस गुप्त शासक के सिक्के पर वीणा वादन करते हुए उसे दिखाया गया तो समुद्रगुप्त होगा। एक तरह से ऐसे भी सवाल यहाँ से पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक है जो संगीत प्रेमी था, माने कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जो संगीत प्रेमी था। तो उसके बारे में भी आप जानते रहिएगा कि समुद्रगुप्त है जो वीणा प्रेमी के रूप में, संगीत प्रेमी के रूप में इतिहास में जाना जाता है और गुप्त साम्राज्य का एक बहुत बड़ा शासक है। क्यों बहुत बड़ा हम कह रहे हैं, क्योंकि इसने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ही अच्छी नीतियों का पालन किया ताकि अपने साम्राज्य का ये विस्तार कर सके, और साम्राज्य का विस्तार करने के साथ ही साथ अपने प्रतिद्वंदियों से निपट सके। इस तरीके से इसने विजय अभियान अपने चलाए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका विजय अभियान, समुद्रगुप्त का विजय अभियान। तो देखेंगे समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान है, इसकी सूचना जो हमको मिलती है उसके दो सोर्स हैं हमारे पास। समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान है उसके दो सोर्स हमारे पास मिलते हैं, दो सोर्स उपलब्ध हैं। एक तो हमको इसी प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, एक तो जानकारी हमें इस प्रयाग प्रशस्ति से ही मिल जाती है। प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ध्यान देंगे आप। प्रयाग प्रशस्ति में इसके विजय अभियान की बात की गई है। और दूसरी बात, एक पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति के अलावा एक पुस्तक है आर्यमंजू श्रीमूलकल्प, आर्यमंजू श्रीमूलकल्प। ये दो सोर्स हैं जहां से हमको समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार और उसके अभियान की जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं कि समुद्र विस्तार के लिए इसने कौन कौन सी नीतियों का पालन किया है। समुद्र विस्तार के लिए इसने कौन सी नीति का पालन किया है, आइए जरा सा उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप समुद्रगुप्त के इतिहास पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 नीतियों का पालन किया है। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 नीतियों का पालन किया है।
एक तो होती है राज्य प्रसवोद्धरण नीति, मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल के परिप्रेक्ष्य में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वास्तव में आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है ये, है ना। तो 3 नीतियों का पालन किया। 3 नीतियों पर हम बेसिकली बात करेंगे। एक तो है प्रसवोद्धरण नीति। पहली नीति क्या है? राज्य प्रसवोद्धरण नीति। पहली नीति इसकी क्या है? राज्य प्रसवोद्धरण नीति। और दूसरी है इसकी राज्य परिचारकीकृत नीति। राज्य परिचारकीकृत नीति। और तीसरी इंपॉर्टेंट नीति है राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। इन्हीं 3 नीतियों पर यह आगे बढ़ते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य का विस्तार किया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इसका राज्य प्रसवोद्धरण नीति है और इसकी जो राज्य परिचारकीकृत नीति है, राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति है, ये तीनों नीतियां कई बार आपके परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अगर हम बात करें राज्य प्रसवोद्धरण नीति का, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी राज्य पर बलात् अधिकार कर लेना, जबरदस्ती किसी भी राज्य पर अधिकार कर लेना क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रसवोद्धरण नीति। तो हम कह सकते हैं कि बलात् या जबरन किसी के राज्य पर अधिकार कर लेना प्रसवोद्धरण नीति थी। इस नीति के तहत इसने क्या किया? आर्यावर्त की विजय किया इसने। आर्यावर्त क्षेत्र का विजय किया इसने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि पहले नीति राज्य प्रसवोद्धरण नीति के आधार पर समुद्रगुप्त ने किस क्षेत्र को विजित किया था? तो ये कुल आर्यावर्त जो क्षेत्र था, माने उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर इसने विजय प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इसने कुल 2 चक्र में यहाँ पर विजय प्राप्त किया था। 2 चक्र का मतलब है कि आर्यावर्त विजय में पहले चरण में इसने 3 राजाओं को पराजित किया और दूसरे चरण में इसने कुल 9 राजाओं को पराजित किया। तो इस तरह से प्रथम नीति के आधार पर अगर हम देखें तो 9 3 12 राजाओं को इसने अपने इस पहले नीति के आधार पर पराजित किया और संपूर्ण उत्तर भारत अब इसके कदमों में आ गया। ऐसा हमें इसके विजय अभियानों से और उपरोक्त जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों के आधार पर यह बात प्रमाणित हो जाती है। दूसरी बात है राज्य परिचारकीकृत नीति। देखिए यह भी आपको ध्यान से देखने की चीज़ है कि जो राज्य परिचारकीकृत नीति है, इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे ये जब इन क्षेत्रों का विजय करता है तो ये करता है युद्ध विजय नीति के आधार पर। युद्ध विजय नीति के आधार पर इसने इन क्षेत्रों का विजय किया। कौन से क्षेत्रों का? तो यहाँ पे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक एरिया पड़ता है, आप जानते होंगे, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गाजीपुर यूपी और दूसरा जबलपुर एमपी। जबलपुर एमपी। ये जो क्षेत्र हैं गाजीपुर से लेकर के एमपी तक का एरिया, ये उस समय एक जंगली एरिया हुआ करता था और यहाँ पे आटविक जनजातियां निवास करती थी। आटविक जनजातियों का मतलब है जंगली जनजातियां निवास करती थी और इन्हीं जंगली जनजातियों पर इसने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उन पर विजय प्राप्त कर लिया। तो अपनी दूसरी नीति राज्य परिचारकीकृत नीति के आधार पर इसने जंगली राज्यों पर, जो जंगली राज्य यूपी के गाजीपुर से लेकर के एमपी के जबलपुर तक विस्तृत थे, इन राज्यों पर इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो
इसलिए कहा जाता है कि उत्तर भारत और इधर मध्य भारत के आटविक राज्य, नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आटविक राज्य। आटविक का मतलब होता है जंगल। तो आटविक राज्यों की विजय इसने युद्ध नीति के आधार पर किया था। जो तीसरा सेक्शन इसका बड़ा महत्वपूर्ण है, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पिछली बार यूपी पीसीएस के द्वारा सवाल पूछा गया था। इसमें देखेंगे आपकी 3 शब्द हैं, 3 शब्द मिलकर के इसको पूरा कर रहे हैं। एक तो शब्द है देखेंगे आप ग्रहण, दूसरा शब्द है मोक्ष और तीसरा शब्द आप विच्छेद करेंगे तो आएगा अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, इस एक शब्द में 3 शब्द छुपे हुए हैं। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दक्षिणावर्त विजय के लिए, दक्षिणावर्त को विजय करने के लिए इसने इस नीति का पालन किया था। दक्षिणावर्त विजय के लिए इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का पालन किया था। तो दक्षिणावर्त का मतलब है कि दक्षिण भारत। चूंकि आप देखिए, अगर कि कोई भी राजवंश अगर उत्तर भारत में अपनी सत्ता को लेके चल रहा हो, अपनी सत्ता को स्थापित किया हो उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्रों तक अगर उसे जा करके शासन चलाना हो, तो वो किसी भी राजा के लिए बड़ा ही कठिन कार्य सा लगेगा। तो इसलिए इसने क्या किया कि इन क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किया। पहले क्या किया, आक्रमण किया और उन लोगों को, उन राज्यों को अपने अधीन कर लिया, अपने ग्रहण कर लिया, अपने अधीनता में उनको ले आया। दक्षिण के सुदूर क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उनको अपनी अधीनता में ले आया। और जब उक्त शासकों ने, जब उन शासकों ने अनुनय विनय किया, क्षमा याचना मांगी और अधीनता स्वीकार की, तो फिर उनके अनुग्रह पर, उनके अनुनय विनय पर, क्षमा याचना पर उनको मोक्ष कर दिया गया, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। लेकिन एक बात यहाँ पे विशिष्ट है कि ये लोग जो शासक दक्षिणावर्त के थे, ये इसकी अधीनता सदैव के लिए स्वीकार कर चुके थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत और दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर भारत के विजय के लिए, अर्थात आर्यावर्त के विजय के लिए उसने प्रसपोधरण नीति का पालन किया। मध्य क्षेत्र अर्थात गाजीपुर, यूपी से लेकर के एमपी जबलपुर तक के क्षेत्र, आटविक राज्यों पर विजय करने के लिए इसने परिचारकीकृत नीति का पालन किया। और दक्षिणावर्त के विजय के लिए इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का पालन किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये जरूर पूछा जाता है और अक्सर ये तीनों दे करके मिलाने के लिए पूछा जाता है कि उत्तर भारत के विजय के लिए, मध्य भारत के विजय के लिए और दक्षिण भारत के विजय के लिए समुद्रगुप्त के द्वारा कौन सी नीतियों का पालन किया गया है। ये बस इसी तरीके से आपको देगा और आपको कूट से बना के दे देगा। आपको मिलाना पड़ेगा कि किस नीति से उसने किस क्षेत्र को विजित किया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसका आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। एक चीज़ मैं यहीं पे और इसमें मेंशन कर देना चाह रहा हूँ कि जब इतने बड़े विजय अभियान को आप देख रहे हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसने जो अभियान किए हैं, इसी अभियान की प्रकृति को देख करके एक इतिहासकार हैं विसेंट आर्थर स्मिथ, विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा, समुद्रगुप्त के बारे में कहा, इसके इन्हीं विजय अभियानों को देख करके, जो विजय अभियान इसके अभी आप पढ़े हैं, इन्हीं विजय अभियानों को देख करके स्मिथ कहता है यह भारत का नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। एक बार फिर से आप चीज़ों को देख लीजिए कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया, अर्थात यह वीणा प्रेमी और संगीत प्रेमी शासक है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन बोला गया है। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक
अप्रतिरथ कविराज लिच्छवी दवहित्र की उपाधि धारण किया और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति जारी करवाया। और प्रयाग प्रशस्ति जारी करने वाला जो व्यक्ति था वो इसी का दरबारी कवि हुआ करता था, जिसका नाम था हरिशेण। प्रयाग प्रशस्ति किसने जारी किया? तो नाम उसका है हरिशेण। हरिशेण ये कौन था? तो इससे एक चीज और आप देख पाएंगे कि समुद्रगुप्त एक तो स्वयं विद्वान था और साम्राज्य विजेता था, और ये विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसके दरबार में हरिशेण नाम के विद्वान को, हरिशेण नाम के कवि को संरक्षण प्राप्त था। ये वही हरिशेण हैं जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाला व्यक्ति कौन है? हरिशेण है। और हरिशेण किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेण थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट शासक पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक चीज थोड़ा सा इसमें छूट गया है समुद्रगुप्त का, कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से सिक्के जारी किए हैं। समुद्रगुप्त के द्वारा कौन कौन से सिक्के जारी किए गए हैं उस पर जरा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ सिक्के पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको सिक्के इसके जानने जरूरी ही हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से किस प्रकार के सिक्के इसने जारी किए हैं। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए हैं? सबसे पहला प्रकार है इसका धनुर्धर प्रकार या धनुर्धारी प्रकार। धनुर्धारी प्रकार के सिक्के जारी किए, मतलब कि एक सिक्का है जिस पर धनुष लेकर के इसको चित्रांकित किया गया है, इसका चित्रांकन किया गया है, जिसे कहते हैं धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। दूसरा सिक्का है जिसे हम कहेंगे गरुड़ प्रकार का सिक्का। गरुड़ प्रकार का सिक्का, गरुड़ प्रकार का सिक्का। तीसरा है वीणा वादन प्रकार, वीणा वादन प्रकार। धनुर्धारी प्रकार, गरुड़ प्रकार, वीणा वादन प्रकार, और इसी के साथ इसका एक और सिक्का बड़ा प्रसिद्ध है जिसको हम कहते हैं परशु प्रकार के सिक्के। परशु प्रकार, यह प्रकार शब्द इसलिए लग रहा है कि इसके सिक्कों को अगर आप देखेंगे तो विशिष्ट मुद्रा के हैं, विशिष्ट शैली के हैं, इसलिए प्रत्येक सिक्कों पर अलग अलग दृश्यों का चित्रांकन किया गया है, अलग अलग विषय वस्तु है, तो इसीलिए इसको प्रकार कह देते हैं। धनुर्धारी प्रकार के सिक्के जिस पर धनुष लेकर के इसको चित्रांकित किया गया है, गरुड़ प्रकार जिस पर गरुड़ का चित्रांकन किया गया है, वीणा वादन प्रकार जैसे बताया हमने, यहाँ पे देखिए वीणा वादन करते हुए इसको दर्शाया गया एक सिक्के पर। परशु प्रकार, परशु का मतलब परशा, आप जानते होंगे परशुराम का एक हथियार हुआ करता था परशा, तो एक इस पे परशा लेकर के इसको दर्शाया गया, तो परशु प्रकार का सिक्का इसको कहा जाता है। तो ये सिक्के भी इंपॉर्टेंट हैं, सिक्के आपको भूलने नहीं है, सिक्के याद रखने हैं। जब आप पूरे गुप्त शासकों को पढ़ लेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा सिक्कों का, तो मैं प्रयास करूंगा कि एक बार सभी शासकों का केवल सिक्का मैं आपको पढ़ा दूं। एक ऐसा वीडियो आपको दूंगा जिसमें केवल सिक्के ही सिक्के होंगे, इस मुद्राओं के बारे में ही बातचीत होगी। तो बहरहाल इसको आप देख लीजिए, ये जो सिक्के हैं कुछ प्रमुख सिक्के हैं जो इसके समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए थे। अब आइए हम चर्चा करते हैं, समुद्रगुप्त का एक उत्तराधिकारी हुआ रामगुप्त। हालांकि रामगुप्त से पहले रामगुप्त कोई विशिष्ट शासक के तौर पर यहाँ पे नहीं जाना जाता है, क्योंकि रामगुप्त के बारे में कोई ऐतिहासिकता नहीं मिलती है हमको, इतिहास में उसके बारे में कोई प्रमाण विशिष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ एक उदाहरण हैं, कुछ एक साक्ष्य हैं जहां से हमको रामगुप्त की ऐतिहासिकता का प्रमाण मिल जाता है। तो समुद्रगुप्त के बाद आना तो चाहिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। लेकिन उसके पहले अर्थात समुद्रगुप्त के बाद और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पहले जो गुप्तों का शासक बना उसका नाम था रामगुप्त, जिसके बारे में ऐतिहासिकता हमें मिलती है विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक से। विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक से हमें उसकी ऐतिहासिकता मिलती है। आइए देखते हैं कि रामगुप्त के बारे में ऐतिहासिक
प्रमाण कहाँ कहाँ से हमको मिल रहे हैं? तो समुद्रगुप्त के बाद जो शासक है जो गद्दी पर बैठेगा उसका नाम है रामगुप्त। रामगुप्त। और रामगुप्त के बारे में जो प्रमाण मिला है हमको, जो रामगुप्त के इतिहास से जुड़े हुए प्रमाण हैं कि रामगुप्त नाम का कोई शासक था कि नहीं था, इस तरह का प्रमाण देने के लिए हमारे पास 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं। 3 तरह की चीजें हैं। एक तो इसमें नाम आता है विशाखदत्त का, विशाखदत्त, और दूसरा नाम इसमें आता है राजशेखर का, राजशेखर और विशाखदत्त, और एक है महाकवि बाण। बाण, तो बाण की एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है, आप नाम जानते होंगे उसका, हर्षचरित। और राजशेखर की एक पुस्तक है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। और देवी चंद्र का एक नाटक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। विशाखदत्त का नाटक है देवी चंद्र गुप्तम। ये क्या चीज है? तो ये नाटक है। ये 3 साहित्यिक प्रमाण हमको दिखाई देते हैं, विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम, राजशेखर का काव्य मीमांसा और बाण का हर्षचरित। ये 3 ही साक्ष्य हैं, 3 ही प्रमाण है इतिहास में, जहां से ये हमें प्रमाणित हो जाता है कि रामगुप्त नाम का कोई शासक था। अन्यथा इसके बारे में कोई अभिलेखीय प्रमाण हमको नहीं मिलता है। कहा जाता है कि रामगुप्त जो था ये अत्यंत ही कमजोर और डरपोक शासक था। ये अत्यंत ही कमजोर और डरपोक शासक था, अदूरदर्शी शासक था। चूंकि बड़ा होने के नाते इसको राज मिल गया, समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर यह गद्दी पर बैठता है। यहाँ पे जो मूल प्रमाण है आपका वो है देवी चंद्रगुप्तम नाटक। तो इसी नाटक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित हो रही है, उस नाटक के हिसाब से आपको समझना है। नाटक लिखा गया है देवी चंद्रगुप्तम नाम का रामगुप्त के ऊपर, क्योंकि रामगुप्त की एक पत्नी हुआ करती थी। रामगुप्त की एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी। एक एक किताब है जयशंकर प्रसाद का, एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी करके, लगभग उसी से मिलता जुलता है, उसी का मामला है ये। तो रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। और कहा ऐसा जाता है, ये देवी चंद्रगुप्तम नाटक की बात हम कर रहे हैं। देवी चंद्रगुप्तम नाटक में ये बात उल्लिखित मिलती है कि रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, जो अत्यंत ही विदुषी, अत्यंत ही सुंदर और अत्यंत ही समझदार महिला थी। लेकिन हुआ एक ये कि रामगुप्त जब शासन कर रहा था तो इसी समय इसके साम्राज्य पर शक शासकों ने आक्रमण कर दिया था। इसी समय इसके साम्राज्य पर शक शासकों ने आक्रमण कर दिया था और शकों के आक्रमण से भयभीत होकर के रामगुप्त डर छा गया था और ये समर्पण करने की बात कर ही रहा था। तो कहा जाता है, नाटक के माध्यम से यह प्रमाण मिला कि शक शासक ने ध्रुव देवी को प्राप्त करने का अनुबंध किया और इस तरह का संदेशा भिजवाया कि यदि आप ध्रुव देवी को हमारे पास, हमारे दरबार में भेजने के लिए तैयार हैं तो हम आपके राज्य को आक्रमण से सुरक्षा देंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। और कहा जाता है कि रामगुप्त शक शासक के इस प्रपोजल को स्वीकार करते हुए अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक के दरबार में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब इस बात की सूचना रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त को लगती है, चंद्रगुप्त द्वितीय अभी नाम इसका है, जब इस बात की खबर चंद्रगुप्त द्वितीय को लगी तो यह बात इसे बड़ी नागवार गुजरी कि एक शासक अपनी ही पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और उसको भेज रहा है किसी और के दरबार में। ये मेरे जीते जी नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और इसका बदला लेने के लिए शक ने अपनी भाभी
ध्रुव देवी के वस्त्र को पहना, उसी तरीके का वेशभूषा धारण किया, अपने मतलब ध्रुव देवी के गेटअप में आया, उसका वेशभूषा धारण किया और वो यहाँ से शक शासक के दरबार में उपस्थित हो गया अपने कुछ अनुचर के साथ, अपने कुछ सैनिकों के साथ, और पूरे के पूरे लोग यहाँ पे सब महिला वस्त्र धारण किए हुए हैं और पालकी में बैठ करके चंद्रगुप्त द्वितीय शक शासक के दरबार में उपस्थित होता है। वासना में मदमस्त शक शासक ध्रुव देवी समझ करके चंद्रगुप्त द्वितीय की तरफ बढ़ता है और जैसे ही इसकी पालकी के पास ये पहुंचा और घूंघट उठाने का प्रयास किया, तुरंत चंद्रगुप्त ने अपने पास जो ये खंजर छुपाया था उस खंजर से शक शासक की हत्या कर दी। और शक शासक की हत्या करते ही शक शासक के दरबार में जितने लोग, जितने सैनिक खड़े थे, सुरक्षाकर्मी, इसके साथ आए चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ आए लोगों ने उन लोगों की हत्या कर दी। जो अन्य पालकियां चलती हैं, आप जानते होंगे कि कभी रानी चलती हैं, रानी महारानी जब चलती हैं तो उनके साथ उनकी सेविकाएं चलती हैं। एक पालकी महारानी की होती है, रानी की होती है, और बहुत सारी पालकियां उनके नौकर चाकर की होती है। तो उसी नौकर चाकर के वेश में इनके और सहयोगी आए थे जिन्होंने अन्य लोगों की हत्या कर दी। और इस तरह से वीरता दिखाते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी भाभी ध्रुवदेवी को शकों से सुरक्षित लेकर के अपने राज्य वापस जाता है। और कहा जाता है कि जब इस तरह की घटनाएं हुई तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रेम है या इसके प्रति लोगों का जो सम्मान है वो बढ़ने लगा। चारों तरफ साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय का जय जयकार होने लगता है। इस बात से दुखी जब चंद्रगुप्त द्वितीय का बोलबाला बढ़ने लगता है साम्राज्य में, लोग इसके प्रति आकांक्षित हो उठते हैं, तो इस बात से जलसी होता है रामगुप्त और अपने पत्नी को देने की बात पे उसे शर्मिंदा भी होता है। तो वो एक नाटक करने लगता है पागलपन का। और इसी पागलपन के नाटक जब ये करने लगा और जनता का जो रुख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की तरफ आ गया, तो वापस आने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को जेल में कैद कर दिया, क्योंकि वो पागल का ढोंग कर रहा था। और दूसरी चीज़ कि वो साम्राज्य को सुरक्षित करने में भी असफल रहा था, तो इसलिए इसको जेल में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। उधर ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त में प्रेम हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और बाद में ये दोनों आपस में विवाह करने की भी ठान लेते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। और इस तरीके से समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी बनता है, जो हमें ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। रामगुप्त का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, विशाखदत्त से पूछा जाता है किसका नाटक है, राजशेखर किसकी रचना है, वाण हर्षचरित किसकी रचना है। ये राजशेखर की रचना क्या है, तो काव्य मीमांसा। विशाखदत्त का नाटक क्या है, तो ये है आपका देवी चंद्रगुप्तम। वाण का कौन सा है, तो हर्षचरित है। इस तरीके से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ध्रुव देवी चंद्रगुप्त, इस पूरी कहानी आप समझ चुके हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजनीतिक उपलब्धियों के साथ ही साथ उसके दरबार में किस तरीके के नवरत्न रहते थे, कैसे उसने साम्राज्य का विस्तार किया, इन तमाम टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए कुमार कौशल क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब लाइक शेयर कमेंट के साथ बने रहिए, मस्त रहिए एकदम। और हाँ, अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।